यदि आप भी फिजिक्स में 95+ लाना चाहते हैं तो मेरा स्टडी मटेरियल पढ़िए। उसमें इतना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बेहतरीन सिलेक्टेड क्वेश्चन कि उससे फालतू एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक ना। स्टडी मटेरियल के तौर पर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा, और उसके बाद जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब का सॉल्यूशन मिलेगा, और कुछ किताब से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन और गेस क्वेश्चन है। और इतना स्टडी मटेरियल के लिए मात्र आपको 101 रुपया देना है। और इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा इस नंबर पर 73 72 86 41 35। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और मात्र आपको 101 रुपया पे करना है, वो भी गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए आज का आपका है कि प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। कहने का मतलब है कि प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS और शिखर मान I0 का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कि निकालते कैसे हैं। देखिए IRMS बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि I0 बटा √2 होता है। तो आप भी जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS बराबर I0 बटा √2 होता है। अब देखिए इसको भेज दीजिए भागा में, तो क्या हो जाएगा आपका IRMS और बटा में आपका हो जाएगा I0। इधर क्या बचेगा आपका 1 बटा √2 होगा। और यही देखिए पूछ रहा था कि IRMS बटा I0 का मान कितना होगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर 1 बटा 2 है। और 1 बटा 2 आपको किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है। माध्य मान कहने का मतलब होता है कि औसत मान। ठीक ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। तो देखिए एक पूरा चक्कर में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक अर्ध चक्र, जिसमें धारा का मान जितना भी होता है मान लेते हैं कि जो भी है और उतना ही होता है, इतने इसमें होता है। तो प्रतिवर्ती धारा के पूर्ण एक चक्कर में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान हमेशा 0 होता है और उसको माध्य मान के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि क्या होता है भाई, 0 होता है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए यदि किसी परिपथ के प्रतिवर्ती विद्युतवाहक बल का शिखर मान I0 हो, किसी परिपथ के प्रतिवर्ती विद्युतवाहक बल का शिखर मान I0 हो, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा भाई। देखिए IRMS बराबर आपका क्या हो जाएगा E0 बटा √2 होगा। जैसे उसमें था ना कि IRMS बराबर था I0 बटा √2, तो उसी तरह से इसमें भी होगा। और देखिए आपका किस में दिया हुआ है, C में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका C हो गया। क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट प्रतिवर्ती परिपथ का शिखर मान होता है। क्या पूछ रहा है, शिखर मान पूछ रहा है, यानी कि I0 का मान पूछ रहा है। और देखिए दिया हुआ है आपका IRMS का वैल्यू दिया हुआ है। IRMS का वैल्यू क्या है, सॉरी IRMS नहीं, वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ आपका E0 पूछ रहा है और E0 का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट आपका दिया हुआ है। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान होगा। शिखर मान पूछ ही रहा है। ठीक ना, हम ही गलती लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। शिखर मान यानी कि E0 पूछ रहा है और दिया हुआ आपका जो है IRMS दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, गलती नहीं करना है। इसका वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट है। और हम लोग जानते हैं कि IRMS का फार्मूला क्या होता है आपका E0 बटा √2 होता है। और देखिए इसका IRMS का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 220, तो हम लोग रख देंगे 220 है और बराबर में हो जाएगा E0 बटा √2। और इससे आपका E0 बराबर क्या हो जाएगा, 220 √2 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं, समझ गए। अब देखिए इसका आंसर किस में दिया हुआ है, B में दिया हुआ है, तो इसका आंसर B हो गया आपका बना करके। मतलब कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन को बना करके बताना है, ऐसी नहीं बताना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएंगे और यदि आप तरीका नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन में हेर फेर होगा तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक ना, तो इसलिए बना के हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ है। फिर देखिए क्वेश्चन है कि आभासी धारा होती है। आभासी धारा हम लोग किसको कहते हैं, जो IRMS जो आपका है उसी को हम लोग आभासी धारा के नाम से भी जानते हैं। IRMS का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी धारा है। तो आप लोग जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है आपका
आई नोट बटा रूट 2 होता है। क्या होता है? आई नोट बटा रूट 2 होता है। आई नोट को हम लोग शिखर धारा के नाम से जानते हैं। आई नोट को क्या कहते हैं? शिखर धारा कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? शिखर धारा, और बटा में आपका कितना है भाई? रूट 2 है। ठीक है, तो आई आर एम एस यानी कि आभासी धारा बराबर क्या हो गया? शिखर धारा बटा रूट 2 हो गया। किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल वर्गमूल औसत मान का अनुपात होता है। तो चलिए प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान यानी कि आई नोट, और बटा में वर्ग माध्यमूल मान का मान पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है। ठीक ना, कि आई नोट बटा आई आर एम एस का मान क्या होगा। ठीक, तो चलिए जो हम लोग जानते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई नोट बटा में रूट 2 होता है। तो आई नोट को भागा में भेज दीजिए, तो आई आर एम एस और बटा में आई नोट बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा रूट 2। लेकिन देखिए यहाँ देखिए हमको क्या चाहिए? आई नोट बटा आई आर एम एस चाहिए। ठीक, तो इसको पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? आई नोट बटा में आपका क्या हो जाएगा? आई आर एम एस हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? रूट 2 हो जाएगा। हुआ ना रूट 2। तो देखिए इसका मान आ रहा है आपका रूट 2 है। किस में दिया हो? रूट 2, बी में दिया हुआ है। एगो के आंसर आया था 1 बटा रूट 2 और एगो के आया है रूट 2। ये बार बार उलट फेर के पूछते रहता है। ठीक, तरीका सीख लीजिए, तरीका परमानेंट होता है, क्वेश्चन जो होता है बदलते रहता है। ठीक, इसीलिए तरीका सीखने में विश्वास रखिए। फिजिक्स में क्वेश्चन की कमी नहीं है। क्वेश्चन है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया हुआ है। आई बराबर कितना दिया हुआ है भाई? देखिए आई बराबर आपका दिया हुआ 0.6 साइन 100 पाई टी दिया हुआ। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि इसका विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आई बराबर होता है आई नोट साइन 2 पाई एफ टी, एगो फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए आई नोट के जगह पे यहाँ रूट 6, आई नोट बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0.6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, और देखिए इसका तुलना हम लोग इससे कर देते हैं, तो तुलना करेंगे तो 2 पाई एफ टी या बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 100 पाई टी हो जाएगा। ठीक, देखिए पाई से पाई कैंसिल आपका हो जाएगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा। 2f बराबर कितना होगा? 2f बराबर 100 होगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटा 2 यानी कि 50 हर्ट्ज। तो इस प्रतिवर्ती धारा जो समीकरण दिया हुआ है उसका आवृत्ति का मान कितना है? 50 हर्ट्ज आया। किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है क्या? आई बराबर आपका दिया हुआ है 60 साइन और साथ में 100 पाई टी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण है आई बराबर 60 साइन 100 पाई टी। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कि धारा के मूल माध्य वर्ग मान होगा। तो चलिए पहले हम लिखते हैं कि आई बराबर क्या होता है? आई नोट और साइन 2 पाई एफ टी होता है। अब देखिए ई वाला जो आपका होता है, तो ये आई नोट बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। आई नोट बराबर 60 हो गया, लेकिन हमसे मूल माध्य वर्ग मान पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि आई आर एम एस बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आई आर एम एस पूछ रहा है ना, और देखिए मेरे पास क्या आया है? यहाँ आई के बराबर 60 एम्पियर आया है। आई आर एम एस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? आई आर एम एस बराबर आपका होता है आई नोट बटा में रूट 2 होता है। अब देखिए आई नोट के वैल्यू तो दिया हुआ है 60, तो हम लोग लिख देंगे 60 एम्पियर और डिवाइडेड बाई रूट 2। तो देखिए 60 बटा रूट 2 यदि आंसर है तो ठीक है, नहीं तो परिमेयकरण करके करना पड़ेगा। 60 बटा रूट 2 दिया हुआ है ए में, तो इसलिए इसी को टिक आउट कर देंगे। बाय द वे नहीं दिया हुआ रहता तो इसका परिमेयकरण करिएगा तो आएगा 30 रूट 2 एम्पियर आएगा। ठीक ना, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तब आएगा 30 रूट 2। हो सकता है कि हम आपको 60 बटा रूट 2 बताए हैं, और ऑप्शन में हो सके कि हटा देवे, हटा के क्या कर दे 30 रूट 2, कैसे कि क्वेश्चन बदलने में तो समय लगता नहीं है। चलिए क्वेश्चन बदलने में समय भी नहीं लगता है, बदले वाला के पैसा भी नहीं लगता है। प्रतिघात का मात्रक होता है। देखिए प्रतिघात जो होता है ना, वो एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। जो एसी परिपथ होता है यानी कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ है, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ के सी परिपथ है या एल परिपथ का जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। तो प्रतिघात एक्चुअल में प्रतिरोध ही होता है, इसीलिए इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वही इसका भी मात्रक होगा, क्योंकि ये भी तो एक प्रतिरोध ही है।
धारितीय प्रतिघात का मात्रक होता है। देखिए धारितीय प्रतिघात होके चाहे प्रेरणिक प्रतिघात होके है तो एक प्रकार के प्रतिरोध ही, समझ रहे हैं। धारितीय प्रतिघात हो चाहे प्रेरणिक प्रतिघात हो, है एक प्रकार का प्रतिरोध है। और सभी प्रकार के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। देखिए एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जो होता है ये आपका होता है एक्स नहीं जेड बराबर होता है। क्या होता है? जेड बराबर √r² प्लस ω² L² होता है। किसका होता है भाई? एल आर परिपथ का प्रतिबाधा है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया था, किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो तथा स्वप्रेरकत्व L हो तो tan फाई बराबर क्या होता है? देखिए tan फाई बराबर इसका फार्मूला होता है, tan फाई बराबर फार्मूला होता है ω/L/R। क्या होता है? ω/L/R। और देखिए किस में दिया हुआ है? आपका सी में दिया हुआ, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर क्या मापता है भाई? प्रतिवर्ती धारा का। तो ये मूल औसत वर्ग धारा मापता है, मूल औसत वर्ग धारा मापता है। यह भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक ना जी। हालांकि जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं उससे फालतू क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा। तो इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक, किसी तरह से तैयारी होना चाहिए, तैयारी इंपॉर्टेंट है चाहे जैसे भी हो। चलिए कह रहा है कि LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा। धारा का शिखर मान महत्तम कब होता है? जब ω/L का वैल्यू जो होता है 1/ωc के बराबर होता है। ω/L का वैल्यू 1/ωc का बराबर होता है, तब जाके LCR परिपथ में धारा का मान महत्तम होता है। इसी को देखिए ऐसे भी लिखा जाता है कि ω² बराबर 1/LC भी लिख सकते हैं। L को यहाँ भेज दीजिए और ω को यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ω बराबर आपका हो जाएगा √LC हो जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं 1/√LC। और देखिए हम लोग जानते हैं कि ω बराबर 2πf होता है, और यहाँ से हो जाएगा 1/√100 आपका LC। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर आपका हो जाएगा 1/2π √LC। तो ये इतना भी होता है, लेकिन ये आगे देखिएगा काम आएगा, ठीक ना। ये आगे काम आएगा हम लोग के। फिलहाल हम लोग के यही से काम हो जा रहा है ऑप्शन में से, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि इसी को हल करके f बराबर 1/2π √100 भी आता है। ठीक, तो ये जो है आपका प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। सबको मालूम है कि डायनेमो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस प्रकार से? तो जब हम लोग किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स को लगातार करता है, जिसके कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और डायनेमो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज कौन किए थे? माइकल फैराडे किए थे। ठीक है, उन्हीं का देन है कि आज हम लोग जनरेटर में हैंडल मार के अब पूरा समयना चकचका देते हैं ब्याह शादी में। चलिए वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसका है? डायनेमो का काम है। और देखिए डायनेमो आपका दिया हुआ किस में? डायनेमो मतलब जनरेटर का मेन पार्ट, ठीक ना। जनरेटर के मेन पार्ट को ही क्या कहा जाता है? डायनेमो कहा जाता है। ट्रांसफार्मर है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर आपका एक ऐसा युक्ति है जो प्रतिवर्ती धारा के मान को बढ़ाता या घटाता है, या प्रतिवर्ती वोल्टेज के मान को घटाता या बढ़ाता है। डीसी के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, यानी कि दिश धारा के लिए ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का यूज प्रतिवर्ती धारा के लिए होता है। तो देखिए देखते हैं, एसी को डीसी में बदलता है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। डीसी को एसी में बदलता है? बिल्कुल नहीं। ठीक, डीसी वोल्टा को बढ़ाने या घटाने के लिए काम करता है? बिल्कुल गलत है। एसी वोल्टा को बढ़ाने या घटाने के लिए काम करता है, ठीक ना। एसी मतलब प्रतिवर्ती धारा को या बढ़ाने या घटाने के लिए काम करता है, या प्रतिवर्ती वोल्टेज को घटाने या घटाने के लिए काम करता है। समझ गए? ये सब डीसी एसी सब कुछ नहीं काम करता है। आपको भी पता है कि जो एसी को डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। बढ़िया से मालूम है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए। एसी को डीसी में बदलने वाला को रेक्टिफायर कहते हैं, और डीसी को एसी में बदलने वाला को इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जो एसी को डीसी में बदले वो रेक्टिफायर, और जो डीसी को एसी में बदले उसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं।
जो कि हम लोग घर में लगाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि, देखिए ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार इसलिए बनाया जाता है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भंवर धारा की हानि को बचाने के लिए, भंवर धाराओं के द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए उसमें कोर का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। देखिए प्रतिरोध के आर पार प्रतिवर्ती धारा का हम लोग जो वोल्टेज मापते हैं तो एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा मापते हैं। किसके? एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। लपेटा मतलब फेरों की संख्या है। देखिए ट्रांसफार्मर कौन है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या होता है? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कि वोल्टेज बढ़ावे वाला, वोल्टेज बढ़ावे वाला। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है और प्राइमरी में N1 है। वोल्टेज कब बढ़ता है? जब द्वितीयक में ज़्यादा रहता है, पहिलका में कम रहता है। ठीक ना, तो N2 बड़का होगा N1 से। स्टेप अप रहेगा तो N2 ज़्यादा होगा N1 से। अब देखिए N2 ज़्यादा दिया हुआ है N1 से, किस में दिया हुआ? B में दिया हुआ है। यही स्टेप डाउन रहता है वोल्टेज घटावे वाला, तब ऐसे होता है N1 बड़का होता है केकरा से? N2 से। ये स्टेप डाउन के लिए, ठीक ना, ये डाउन रहेगा ना तो E वाला होगा आपका, डाउन रहेगा तो E हो जाएगा, अप रहेगा तो हाई वाला हो जाएगा। तो स्टेप अप कर रहा है इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। ये घुमा फिरा के जानबूझ के पूछते रहता है, कहीं स्टेप अप वाला पूछेगा, कहीं स्टेप डाउन वाला पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करे, कभी कभी अगल बगल वाला क्वेश्चन भी रिपीट करता है आपके एग्जाम में। चलिए 50 ओम का एक प्रतिरोध 15 वोल्ट के किसी दोलित्र से जोड़ा गया है। यदि दोलित्र की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा 100 हर्ट्ज पर समांजित की जाए तो प्रतिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात कितना होगा? कितना होगा? 1:1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो गया। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कलांतर होता है। देखिए अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कलांतर होता है 0। कितना होता है? 0। 0 को हम लोग शून्य बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक को हम लोग कोस फाई से लिखते हैं। किससे? कोस फाई से। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा है कि शक्ति गुणांक को किससे सूचित किया जाता है? कोस फाई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कोस फाई यानी कि डी हो गया। इसका आंसर देख लीजिए, डी है ना, कोस फाई दिया हुआ है, हम टिक नहीं लगाए लेकिन बोल दिए। ठीक, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए एल आर परिपथ हो चाहे कोई देखिए शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है जे आर बटा जेड होता है। ठीक है, एल आर परिपथ का चाहे कोई भी परिपथ हो, शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है कोस फाई बराबर आर बटा जेड होता है। ठीक, जेड जो होता है प्रतिबाधा होता है। आपको भी पता है कि जो एल आर परिपथ होकर प्रतिबाधा कितना होता है? तो एक प्रतिबाधा आपका होता है अंडर रूट में होता है कितना? आर स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। तो आर तो पहले से हमारा ही था, खाली जेड के मान रख दिए इतना, तो देखिए हो गया आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्ति क्रमशः पीटी और पीए है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर आपका होता है पीटी बाई पीए। पीटी बाई पीए आपका किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव जो है तैयार कर लीजिए। और देखिए प्रतिवर्ती धारा जो चैप्टर है एकरा से कम 2-3 गो ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। कोई साल 4-5 गो पूछ देता है। ठीक, इस बार ऑब्जेक्टिव दोगुना है। तो कहने का मतलब है कि खाली प्रतिवर्ती धारा से कितनों कम ऑब्जेक्टिव आएगा? तो कम से कम 6 गो ऑब्जेक्टिव आएगा प्रतिवर्ती धारा से। ठीक ना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। तो 6 क्वेश्चन कौन कौन आएगा वो हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि जितना पढ़ा रहे हैं उससे फालतू नहीं आएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है
तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगा। देखिए हम लोग के जो घरों में प्रतिवर्ती धारा यूज होता है ओकर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, लेकिन ये कितना हर्ट्ज पर एक धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो जब 100 हर्ट्ज हो जाएगा तो धारा का मान शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो 100 हर्ट्ज पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो इंडिया में तो 50 हर्ट्ज यूज किया जाता है, लेकिन अमेरिका और जो जापान है वहाँ पर 60 हर्ट्ज वाला आवृत्ति की यूज करता है। सब 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाला प्रतिवर्ती धारा की यूज करता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन है आपका कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। किसी भी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय केवल प्रतिरोध में होता है। और देखिए प्रतिरोध आपका किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, प्रतिरोधक में। क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में L बराबर 8 हेनरी और C बराबर 0.5 माइक्रोफैराड तथा R बराबर 100 ओम है, तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कितना होगा। कितना होगा भाई, तो 250 बटा पाई हर्ट्ज, 250 बटा पाई हर्ट्ज। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन है कि यदि 1 माइक्रोफैराड का एक आवेशी संधारित्र 100 मिली हेनरी के एक आदर्श प्रेरित्र सिरों के बीच जोड़ा जाए तो आवेश की आवर्ती दोलन की कोणीय आवृत्ति का मान सेकंड इनवर्स में कितना होगा भाई, 10 के पावर 4 होता है। इसका आंसर सी लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो वाट हिंग घटक होता है। वाट हिंग घटक आपका होता है आई साइन फाई, ठीक ना। आई साइन फाई जो है धारा का वाट हीन घटक होता है। वाट हीन धारा क्या होता है, वाट हीन धारा का परिभाषा होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से धारा प्रवाहित हो लेकिन उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं हो, यानी कि शक्ति का ह्रास नहीं हो, तो उस धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई साइन फाई। धारा का वाटहीन घटक क्या होता है, आई साइन फाई। याद रखिएगा एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक होता है। तो विद्युत अनुनाद की आप बताए थे कि अवस्था क्या होता है, ओमेगा एल बराबर होता है 1 बटा ओमेगा सी। किस में दिया हुआ है भाई, तो आपका ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 31 के आंसर ए। क्वेश्चन है आपका कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर और आर इंटू सी का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका बीमीय सूत्र निकालने वाला बात है। एल का बीमा रख दीजिए, आर का बीमा रख दीजिए, बटा में हल कीजिएगा तो क्या आता है, एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी आता है। फिर इसमें भी आएगा एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी आता है, ठीक। देखिए किस में दिया हुआ है, आपका डी में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि एल प्रेरकत्व और आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बाई आर और आर इंटू सी का बीमीय सूत्र क्या होगा, वही वाला होगा जो भी बताए हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए ध्यान क्यों नहीं रखिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपका ये आपको 1 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले मीटर से 1.5 वोल्ट का विद्युतवाहक बल जोड़ा जाता है तो 2 एम्पीयर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। देखिए वो फार्मूला आपका होता है, फार्मूला होता है ई बराबर आपका होता है आई आर प्लस आई आर होता है, ठीक ना। तो आई इंटू आर का वैल्यू भी होता है, तो क्या हम लोग लिख देंगे भी और यहाँ पर आपका आई आर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एक 0.R प्रतिरोध वाले मीटर से 1.5 वोल्ट का विद्युतवाहक बल सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित बहती हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो I का मान दिया हुआ है 2 एम्पीयर और R का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग गुना करके निकाल लेते हैं। हालांकि इसका बना के आंसर 0.7 ओम आता है, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं, ठीक ना। तो चलिए बना देते हैं। विद्युतवाहक बल दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है, विद्युतवाहक बल दिया हुआ है 1.5 दिया है, तो लिख देते हैं। और यहाँ देखिए आई का वैल्यू कितना है, 2 एम्पीयर है, तो लिख देते हैं आई का वैल्यू आपका 2 एम्पीयर और आर का वैल्यू कितना है 0.05, तो लिख देंगे 0.05। और यहाँ फिर देखिए आई का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 2 और फिर इंटू में आर। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1.5 और यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 0.1 आएगा और प्लस में 2R आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1.5 माइनस 0.1 बराबर में 2R। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 1.4 बराबर में 2R। तो ये आपका 2R बराबर क्या हो जाएगा 1.4। तो देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू निकाल देंगे। तो 1.4 बटा 2 कितना आ जाएगा आपका
0.7 ओम आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 0.7 किस में दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ डी में। पहले भी बताए थे कि इसका आंसर क्या है, डी है। इस फॉर्मूला से बना लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है कि LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक ऐसी स्रोत से जुड़ा हुआ था। धारा का शिखर मान महत्तम होने के लिए LCR परिपथ में धारा का मान महत्तम होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, कौन कंडीशन है, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। देखिए किस में दिया हुआ है आपका, और इसको देखिए तो दिया ही नहीं, इस बार नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, √1/LC। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/√LC। ये तो दिया हुआ है ना, ओमेगा बराबर 1/√LC, सी में दिया हुआ है। मेन कंडीशन हाई वाला है, इससे वाव निकलता है अभी, एफ बराबर निकलता है अभी। ठीक ना, तो उसको भी हम निकालेंगे, आगे चल के आएगा। था ये सब याद रख लीजिएगा। एक प्रतिवर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। ठीक, यानी कि इसका देखिए दिया हुआ है ई नोट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 440 वोल्ट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि आभासी वोल्टता कितना होगा, यानी कि ERMS पूछ रहा है। ठीक, हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई नोट बटा √2 होता है। हम लोग लिखेंगे 440 वोल्ट बटा में √2, इसमें परिमेयकरण कर देंगे 440 वोल्ट बटा में √2, और ऊपर नीचे हम लोग √2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसमें देखिए ERMS बराबर आपका क्या हो जाएगा, 440 और √2, और नीचे में आपका 2 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो क्या हो जाएगा 220, यानी कि 220 √2 और वोल्ट किस में दिया हुआ आपका, देखिए सी में दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, मतलब बना के क्या करना है, आंसर टिक आउट कर देना है, ताकि कभी भी क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बना सके। ठीक, LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में यदि R प्रतिरोध तथा L स्वप्रेरकत्व हो तो धारा का तथा वोल्टेज के बीच कालांतर फाई के लिए संबंध क्या होता है, आपको ही पता है। एक संबंध क्या होता है, tan फाई बराबर होता है ओमेगा L/R। ओमेगा L/R किस में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है आपका सी में दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होता है। किसी भी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय केवल प्रतिरोध में होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध किस में दिया हुआ है, देखिए ए में दिया हुआ है, केवल प्रतिरोध में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन है कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक हम लोग किससे लिखते हैं भाई, कोस फाई से लिखते हैं। कोस फाई किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो गया आपका, कोस फाई डी। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कालांतर कितना होता है। सबको मालूम है 0 डिग्री होता है। 0 किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप की प्राथमिक कुंडली में और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N1। देखो प्राथमिक में N1 है और द्वितीयक में N2 है। हम लोग जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, स्टेप अप में दूसरका में ज़्यादा होता है, पहिलका में कम होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों के मतलब एक ही हैं। N2 बड़ा है N1 से, यहाँ भी मतलब है कि N2 बड़ा है N1 से। कैसे लिख दीजिए, देखिए बी में दिया है N2 बड़ा है N1 से। ठीक ना, स्टेप अप के लिए, स्टेप डाउन के लिए कुछ और होता है। ठीक है, कैसे याद रखिए, लेकिन याद रखिए, कैसे घुमा फिरा के पूछे लेकिन बनना चाहिए। चलिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और धारा को घटाना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, धारा के मान को घटा देता है। तो हम लोग को ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप से उच्च वोल्टेज और निम्न धारा प्राप्त होगा। ठीक है, स्टेप अप से हाई वोल्टेज और लो करंट प्राप्त होगा। तो उच्च विभव और निम्न धारा किस में दिया हुआ है आपका, ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यही कहेगा कि स्टेप डाउन यानी कि जो वोल्टेज घटावे वाला ओकरा से, तो स्टेप डाउन से क्या होता है कि लो वोल्टेज और हाई करंट,
लो वोल्टेज और हाई करंट, यानी कि जो स्टेप डाउन होता है यानी कि अपचाई, तो ओकरा से निम्न विभव और उच्च करंट होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये सब घुमा के कितना पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ स्टेप अप है, स्टेप अप में उच्च वोल्टेज होता है और निम्न धारा होता है। इसका आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्ति या PT और PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है? PT/PA, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया आपका। क्वेश्चन है इसके बाद कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति का मान कितना होता है? तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारा का मान शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, I बराबर कितना दिया हुआ है? 60 sin πt दिया हुआ है। तो धारा का कौन सी पूछ रहा है भाई? तो वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए बना देते हैं यहाँ से। हम लोग जानते हैं कि I बराबर दिया हुआ है 60 sin 100 πt दिया हुआ है, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि I बराबर एगो होता है आपका I0 sin 2πft होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना कर लेंगे। यहाँ देखिए I0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 60 है, तो I0 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन हमसे शिखर मान नहीं पूछा है, वर्ग माध्य मूल मान पूछा है, ठीक ना। तो वर्ग माध्य मूल मान हम निकालेंगे, तो इसे वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकाला जाता है? I/RMS बराबर क्या होता है? I0 बटा में √2, ठीक ना। और देखिए I0 का वैल्यू है आपका 60 बटा में √2, इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या आएगा? 30√2 आएगा। हम पीछे भी निकाल के बताए हैं। तो धारा के यहाँ पर देखिए मान कितना आ गया आपका? 30√2 आ गया। अब आवृत्ति निकाल लेगी, इसको तुलना करेंगे, एक से तुलना करेंगे, दोनों के आपस में तुलना करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 100 πt और इधर आपका हो जाएगा 2πft, ठीक ना। तो T से T कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 2F बराबर 100, ठीक है। 2F बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो F बराबर कितना हो जाएगा? F बराबर आपका 50 हो गया, ठीक ना। तो देखिए अगर आंसर आया आपका 30√2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज, 30√2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया, ठीक। तो देखिए बना के मारे से यही होता है कि आंसर एकदम कन्फर्म सही जगह पर लगता है, समझ गए। यही बना के मारे से फायदा है। चलिए क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? प्रतिवर्ती धारा मुख्य रूप से ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। अभी ठंडा के दिन है और प्रतिवर्ती धारा हम लोग लगा के घरे हीटर चालू कर देते हैं, हीटर हो जाता है गर्म, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। तो प्रतिवर्ती धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है भाई? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठंडा के दिन है, हीटर ताप रहे होंगे विद्यार्थी घर। चलिए प्रतिघात का मात्रक होता है। प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा? ओम ही होगा, ठीक है। तो 49 का आंसर क्या हो गया? ओम हो गया। क्वेश्चन है कि तापतार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तापतार एमीटर क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा मापता है। अब मूल औसत वर्ग धारा किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है कि आभासी धारा होती है। देखिए आभासी धारा मतलब पूछ रहा है आपसे कि I/RMS बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि I/RMS बराबर क्या होता है? I/RMS बराबर आपका होता है I0 बटा √2 होता है, ठीक। I0 को हम शिखर धारा कहते हैं, ठीक। तो आभासी धारा बराबर क्या हो? शिखर धारा बटा √2 किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन है कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होता है। माध्य मान कहने का मतलब कि औसत मान, और प्रतिवर्ती धारा के पूर्ण एक चक्कर में धारा का औसत मान हमेशा शून्य होता है। ये हो गया एक चक्कर। ये होता है धनात्मक अर्ध चक्र, ये होता है ऋणात्मक अर्ध चक्र। जितना धारा का मान धनात्मक अर्ध चक्र में होता है उतना ही धारा का मान ऋणात्मक अर्ध चक्र में होता है। दोनों का योगफल हमेशा 0 होता है। तो पूरा एक चक्कर में धारा का औसत मान क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन है कि आधे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि ई जो है प्रतिवर्ती धारा की ई धनात्मक अर्ध चक्र है, हाई वाला ऋणात्मक अर्ध चक्र है, ठीक। तो खाली धनात्मक अर्ध चक्र में पूछ रहा है हाई वाला में कि धारा का औसत मान कितना होता है। तो देखिए धारा का औसत मान होता है
आई एवरेज बराबर होता है 2I0 और बटा में पाई होता है। क्या होता है? 2I0 बटा में पाई होता है। देखिए किस में दिया हुआ है आपका? बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती विद्युतवाहक बल का शिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? देखिए शिखर मान दिया हुआ है तो वर्ग माध्य मूल मान E_RMS बराबर क्या होता है? E0 बटा में √2 होता है। और देखिए यहाँ पर बड़का ई दिया है तो E0 बटा में क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और ये आपका किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 54 के बाद 55 कि प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है? देखिए मूल मान मतलब कि I_RMS, ठीक, और बटा में I0 एक और मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना कि I_RMS बराबर क्या होता है? I0 बटा में √2 होता है, ठीक। तो देखिए लिख दीजिए जैसे I_RMS है बटा में I0 बराबर में क्या बचेगा? 1 बटा √2 बचेगा। बचेगा कि नहीं? 1 बटा √2 किस में दिया हुआ है आपका? बी में दिया हुआ है। कभी कभी पलट के पूछता है, कभी कभी पूछता है कि शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा, तो इसको पलट देना है। तो इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? I0 बटा में I_RMS हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है √2, ठीक। तो घुमा फिरा के पूछते रहता है, उलट फिर के कैसे पूछे, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट रहेगा सब कुछ क्लियर रहेगा। क्वेश्चन है कि LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान होता है। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कोस फाई, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में फाई का मान आपका क्या होता है? फाई का मान होता है आपका 0 डिग्री होता है, ठीक। तो हम लोग लिख देंगे कोस 0। तो कोस 0 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है, इसलिए आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो अनुनाद की स्थिति में कोस फाई का वैल्यू आपका 1 आता है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई का वैल्यू 0 होता है। तो फाई का वैल्यू 0 होता है तो रखिएगा तो कोस 0 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 1, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। लेकिन देखिए जनरेटर नहीं दिया होगा, जनरेटर का मेन पार्ट डायनेमो है। तो क्या दिया है? डायनेमो दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए, देखिए LCR परिपथ में धारा का मान महत्तम होने के लिए वो कंडीशन होता है। कौन होता है भाई? तो ω_L बराबर होता है 1 बटा ω_C होता है। अब इसी को बहुत प्रकार से लिखा जाता है। ओमेगा को यहाँ भेज दीजिए तो ω² हो जाएगा, L को यहाँ भेज दीजिए तो 1 बटा LC हो जाएगा। तो एगो तो ही हो गया। मामला और आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक ले हो जाएगा 1 बटा √LC तक ले पहुँचेगा। और मामला आगे बढ़ेगा तो ओमेगा का मान होता है 2πf है और √100 आपका LC, तो f के मान ये से आ जाता है आपका 1 बटा 2π√LC। यानी कि जितने आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट भी याद रखिए, ठीक ना। एगो याद रखिएगा, घुमा के पूछेगा पहुँच जाइएगा। देखिए कौन ना दिया ω² बराबर 1/LC, तो यही आंसर हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे पूछ ले जो वैसे घुमा के जवाब दे देना है, लेकिन देना है, छोड़ के नहीं आना है। चलिए, यदि किसी डायनेमो के आर्मेचर की परिक्रमण चाल दुगनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युतवाहक बल की मान क्या हो जाएगी? प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना। चाल दुगना कीजिएगा, प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर कैसा मशीन है भाई? तो ये क्या करता है कि AC वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। यानी कि प्रतिवर्ती वोल्टेज को केवल घटाने या बढ़ाने का काम करता है। DC में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। यानी कि दिश धारा के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, AC वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि होती है। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि होती है आवृत्ति, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, आवृत्ति। क्वेश्चन है कि शीर्ष धारा I0, शीर्ष धारा I0 कहने का मतलब कि धारा का शिखर मान I0 और वर्ग माध्य मूल धारा I_RMS में संबंध होता है। हम अभी आपको बताए थे कि दोनों में संबंध क्या होता है? I_RMS बराबर आपका होता है I0 बटा √2 होता है। और देखिए ऐसा आंसर इसमें कहीं दिया ही नहीं है, सब में I0 बराबर दिले है। तो हम लोग I0 बराबर क्या लिखेंगे?
√2 इंटू में IRMS, √2 इंटू IRMS। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया हुआ किस में, ए में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में I बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में आपका I बराबर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर I बराबर दिया हुआ है आपका 5 cos ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक, और V बराबर भी दिया हुआ है आपका 200 sin ओमेगा टी दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में कलांतर सेम है, एक रो में कलांतर ओमेगा टी है, एक रो में कलांतर एक ओमेगा टी है, तो दोनों इसमें समान कला में होगा, और समान कला में होता है तो शक्ति गुणांक, शक्ति का हानि क्या होता है, 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया गया है। देखिए ए ओ के मान दिया है, y1 बराबर आपका दिया हुआ है 4 sin ओमेगा टी, ठीक, और दूसरा आपका दिले है y2 बराबर दिले है, y2 बराबर क्या दिले है 3 cos ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि परिणामी को हम लिखते हैं √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 आपके किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि तरंग का कलांतर फाई तथा पथांतर डेल एक्स में संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं कि डेल एक्स बराबर आपका होता है λ/2 पाई इंटू फाई होता है, ठीक। एक होती हो गया डेल एक्स बराबर λ/2 पाई इंटू फाई। एक वाव देखिए आपका होता है फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल एक्स। अब देखिए दोनों में से कौन ला दिया है, फाई वाला दिया हुआ है कि एक्स वाला दिया है, तो एक्स वाला तो इसमें कहीं है नहीं, फाई वाला दिले है, तो फाई वाला तो ही है λ/2 पाई इंटू फाई, किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। बना के मारना है। क्वेश्चन है कि 1/ω/L की इकाई होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ω/L जो होता है ना, ये आपका प्रेरणिक प्रतिघात होता है, ठीक है। प्रेरणिक प्रतिघात जो है एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, प्रेरणिक प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, किसका, प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है। उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए हम लोग 1/ यदि ओमेगा कर दें, तो जिसे एक कर मात्रक है ओम, तो 1/ ओमेगा करेंगे तो 1/ ओम हो जाएगा, एक मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/ ओमेगा, सॉरी एल के जगह सी लिख दिए हम, ठीक है ना, 1/ ओमेगा। इसको ओमेगा जो है चालकता के बराबर होता है, किसका, चालकता के बराबर होता है। और ये कहने का मतलब कि 1/ ω/L जो है ना, 1/ ω/L किसके बराबर हो जाएगा, चालकता के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो चालकता का मात्रक होगा वही होगा, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक नहीं होगा, ठीक ना। तो R यानी कि इकाई नहीं, प्रतिरोध की इकाई के बराबर नहीं होगा, L ओमेगा की इकाई नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों की इकाई बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। एक्चुअल में ये किसका मात्रक हो जा रहा है, चालकता के हो जा रहा है, क्योंकि प्रतिरोध की व्युत्क्रम हो जा रहा है, और इसमें कोई दिया नहीं वैसा ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में ज़रूरत होती है। देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए हम उसमें उच्च प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक ना। तो उसमें उच्च प्रतिरोध का प्रयोग कर दीजिए गैल्वेनोमीटर का, तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर बन जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया उच्च प्रतिरोध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि क्षय गुणांक की एसआई इकाई होती है। क्षय गुणांक का एसआई इकाई होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को सेकेंड इन्वर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो कभी कभी हर्ट्ज नहीं दिया है तो क्या खोज लेना है, सेकेंड इन्वर्स खोज लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है। चलिए इस चैप्टर में जितना भी VVI क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। आप लोग के लिए हम लगातार वीडियो लेके आते रहेंगे, और देखिए ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो भी पढ़ ले और उनका भी भला हो जाए, ठीक ना। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम मॉडल सेट के सॉल्यूशन शुरू कराएंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।